नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस टॉकथॉन में। आप अगस्त में आए थे, आपने बहुत सी नई चीजें हम लोगों को रास्ता दिखाया था। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि मैं इनको शिक्षक के रूप में, क्योंकि इनका पहला जो जब इन्होंने शिक्षा समाप्त की तो शिक्षक हुए, उसके बाद इनके बहुत रोल थे, IAS रहे, फिर पॉलिटिकल रोल रहा, एडवाइजरी रोल रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मेरे लिए शिक्षक हरदम रहेंगे। तो शिक्षक के रूप में अब आज का जो हमारा थीम है वो ये है कि चुनाव से शुरू होकर चुनाव पर खत्म, लोकतंत्र की नई परिभाषा। क्या केवल चुनाव ही रह गया है जिसके मतलब जो जीत गया चुनाव वो कहता है मैं लोकतंत्र का रखवाला? इस पे जरा कुछ समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैंने कहा कि मैं शिक्षक भी रहा हूँ, हालांकि वो बहुत साल पहले की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी था और शिक्षक भी राजनीति शास्त्र का ही था। तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं लेकिन थियोरेटिकल पॉलिटिक्स है, मैं बहुत दशकों से जुटा हुआ हूँ और इन बातों के बारे में कुछ जानकारी रखता हूँ। प्रजातंत्र का मतलब मेरे लिए केवल चुनाव नहीं होता है, किसी का जीतना किसी का हारना केवल नहीं होता है। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में, जहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ अपने संविधान में लिया, वहाँ पे जो ऑपोजिशन है, जो मुख्य विपक्षी दल होते हैं, उनको हर मैजेस्टीज ऑपोजिशन कहा जाता है। यानी कि जितना सत्ता पक्ष सरकार का अंग है, उसी प्रकार विपक्ष भी सरकार का अंग है। और लोकतंत्र चुनाव से नहीं चलता है, केवल बहुमत से नहीं चलता है, लोकतंत्र सहमति से चलता है, कंसेंसस। जो मूल मंत्र मैंने समझा है लोकतंत्र का, वह है सहमति, वह है कंसेंसस। ये नहीं कि आप चुनाव जीत गए और आपके विरोध में जो लोग खड़े हुए थे वो आपके दुश्मन हो गए और उनसे जन्म जन्मांतर तक आपको दुश्मनी निभानी है। ऐसा नहीं होता है। और जब मैं राजनीति में भी आया आनंद जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बड़े बड़े नेताओं के साथ मैंने काम किया, जिसमें चंद्रशेखर थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो उन लोगों के साथ काम करने में मज़ा इसलिए आता था कि उन्होंने लोकतंत्र की वही परिभाषा फॉलो की जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। और आप अवगत होंगे, अभी हमारे यहाँ सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में 14 तारीख को नेहरू जयंती मनाई गई। सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। और इस वाक़े से भी आप परिचित होंगे कि जब 77 में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे, तो वो अक्सर एक छोटा सा दरवाज़ा है जिससे होकर आदमी साउथ ब्लॉक में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो पीएमओ को और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कनेक्ट करता है। तो उस दरवाजे से वो जाते थे पीएमओ में, वहाँ पर नेहरू जी की एक तस्वीर लगी रहती थी। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि नेहरू जी की वो तस्वीर गायब है। शायद किसी ने सोचा होगा कि नेहरू जी की तस्वीर हटा देने से आज के जो हुक्मरान हैं वो खुश होंगे। तो वाजपेयी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने तत्काल इस बात की जांच पड़ताल की कि कहाँ गई वो तस्वीर। और जब तस्वीर लोकेट हुई तो दोबारा उसी स्थान पर उस तस्वीर को उन्होंने लगवाया। उस आचरण को आप देखिए और आज के आचरण को देखिए कि नेहरू जयंती होती है
लोकसभा सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए सरकार की तरफ से कोई जाता नहीं है। क्या इतिहास बदल जाएगा? जी मैं कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे और बहुत कुछ उन्होंने इस देश के लिए किया। कुछ गलतियां भी की, तो किससे गलती नहीं होती? क्या आपसे गलती नहीं होती है? मुझसे गलती नहीं होती है? अगर हम मनुष्य हैं तो हमसे गलती होगी। तो इसलिए केवल गलती को ही सामने रखकर आज के दिन एक फैशन सा हो गया है कि नेहरू को उस स्थान से नीचे उतारो, और उसी कड़ी में यह व्यवहार भी है कि उनकी जयंती पर सेंट्रल हॉल में कोई नहीं जाए सरकार की तरफ से माल्यार्पण जी करने के लिए। जी लोकतंत्र का ये अर्थ मेरे मुताबिक नहीं है। जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उसको लाइटर वेन में कहें तो जिस व्यक्ति ने वो फोटो हटाई थी शायद वो अहेड ऑफ हिज टाइम था। 15-20 साल बाद हटाता तो शायद उसको आज कोई पदक, पद्मश्री, पद्म भूषण मिल गया होता। तो उसने जल्दबाजी कर दी। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं साहब, क्योंकि ये जो हम लोग लोकतंत्र समझे थे उसमें लोकमत, जैसा आपने कहा, सहमति और लोकमत इंपॉर्टेंट था। बहुमत मिल गया, एक गाड़ी चलाने का आपको लाइसेंस, आप ड्राइवर हो गए। लेकिन ड्राइवर में जब आप हो गए तो गाड़ी में जो बाकी लोग बैठे हैं, जो बाकी यात्री हैं, उनकी भी कुछ मर्जी चलेगी कि हमें किस तरफ जाना है। ये थोड़ी कि ड्राइवर का आप मिल गए तो आप कहेंगे कि मैं तो ड्राइविंग सीट पे हूं, मैं जो चाहूंगा, जहां चाहूंगा, जिस रफ्तार से चाहूंगा वैसे जाऊंगा। तो ये लोकमत को हम लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल सही आपने कहा जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश में चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। अगर किसी इमरजेंसी में चुनाव नहीं हुए तो 5 साल में होंगे, और 5 साल एक लंबी अवधि होती है। 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, और इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सरीखे लोगों ने कहा था कि राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए, जो हमारे प्रजातंत्र में आज तक नहीं हुआ है। लेकिन एक बार चुन लिए गए तो 5 साल के लिए आप बादशाह बन गए। और मैं केवल सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंचायत से लेकर और विधानसभा, संसद, सबकी बात कर रहा हूँ कि 5 साल के लिए आप बादशाह बन गए, आपकी मर्जी में जो आएगा आप वो करेंगे। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में लोकमत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं लोकमत में। और इसीलिए लोहिया जी ने कहा था ना कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है कि आपने 1 साल के बाद ही गलती करना शुरू कर दी। हो सकता है 1 साल के भीतर ही आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हालांकि चुन कर आए हैं लेकिन लोकतंत्र के विरोधी हैं, इसलिए आंदोलन तो होंगे। जेपी आंदोलन जब हुआ था तो क्या उसको संविधान की मान्यता थी? कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि इस तरह के आंदोलन होंगे? नहीं, वो लोकमत था, वो लोकशाही की सच्ची तस्वीर थी। और इसीलिए केवल चुनाव हो जाना, चुनाव में किसी का जीत जाना, किसी का हार जाना, हारी हुई पार्टी को दुश्मन मान लेना, जीती हुई पार्टी के द्वारा मनमानी करना, ये लोकतंत्र की परिभाषा से बिल्कुल अलग है। जी जी, मैं एक और थोड़ा इंसिडेंट इससे अलग हटके है लेकिन रीसेंट टाइम्स में हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी कल या परसों या आज या कल सुल्तानपुर आ रहे हैं, और वहां के डीएम ने एक लिखित आदेश दिया कि 2000 बसें उनकी उस रैली के लिए ऑर्गेनाइज की जाए। और लिखित आदेश है जो सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। मतलब वो कोई, मुझे ठीक से याद है कि इंदिरा जी की इलेक्शन पिटीशन में वो एक जीप या कुछ उन्होंने यूज कर ली थी सरकारी, और वो भी नहीं, यशपाल कपूर जी ने यूज कर ली थी। पूरा इलेक्शन पिटीशन उस पर रेस्ट कर किया था और वो इलेक्शन पिटीशन हार गई थी। और यहाँ पे 2-2 हजार गाड़ियों का लिखित आदेश दिया जा रहा है। तो ये कहीं लोकमत से, मतलब जो बेसिक डेमोक्रेसी की बात है उसमें कहीं ये क्षय नहीं हुआ है? बिल्कुल भयंकर क्षय हुआ है आनंद जी, भयंकर क्षय हुआ है। और अगर
अब ये होगा नहीं, लेकिन किसी में जरा भी अकल होती तो उस डीएम को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, जिसने इस प्रकार का आदेश निकाला कि सरकारी फंड का। अच्छा, मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, अभी मैं आज ही के अखबार में देख रहा था कि वो कहीं गए किसी सरकारी कार्यक्रम ना। वो हमें जिस परंपरा में मैं पला बड़ा हूं, उस परंपरा में ये है कि आप सरकारी मंच का दुरुपयोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ नहीं कर सकते। तो हम सरकारी मंच से बोल रहे हैं तो हमको कोई हक नहीं बनता है कि हमारे प्रतिद्वंदी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई हो, उस मंच का दुरुपयोग हम करें उनकी शिकायत करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। मैं आपसे निवेदन जो करना चाहता हूं कि हमारे ही लोकतंत्र में शुरू से बहुत सारी इस प्रकार की परंपराएं स्थापित हुई जिनका सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है। और अंग्रेजी में जैसा कहते हैं, नोबडी इज बैटिंग एन आईलिड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। बहुत लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे कि ये परंपरा है कि सरकारी मंच का दुरुपयोग पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वयं देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति जब ये कर रहा है तो नीचे के लोगों की क्या बात करें। लेकिन गलत है। लेकिन आज के दिन जो ट्रेजेडी है वो ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। ट्रेजेडी ये है आनंद जी कि उस गलत को पॉइंट आउट करने वाला भी कोई नहीं। जी जी, गलत को गलत कहने वाला भी कोई नहीं। जी नहीं, मैं एक चीज आपसे वैसे और समझना चाहता हूं कि जैसे अभी क्या हो गया है कि अब इलेक्शन हर साल को हो रहे हैं, और वो क्योंकि जैसा जैसा इसका विषय ही है कि इलेक्शन ही सारा कुछ, सारा विमर्श, सारा कुछ इलेक्शन ही के पे टिका हुआ है। जो देश के बड़े मंत्री हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो लोग फुल टाइम आके प्रचार कर रहे हैं। और जब जैसे मैं लखनऊ शहर की बात बताऊं, हमारे गृह मंत्री जी आए थे, लिखा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह जी का मुख्यमंत्री योगी नाथ जी द्वारा स्वागत, लोगो लगा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, और पूरे बैनर होर्डिंग भरी हुई है, सरकारी पैसे पे हो रहा है। इसको क्या मतलब, ये कौन सी डेमोक्रेसी, इसको कौन रोकेगा? देखिए, हमारे यहाँ क्या दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग का हस्तक्षेप शुरू होता है जब चुनाव की घोषणा होती है और आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके पहले चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव दूर हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वापस मैं उस कथन की ओर जाना चाहूंगा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि संविधान तो हमने बना दिया, लेकिन ये निर्भर करेगा कि इसको चलाने वाले किस प्रकार के लोग हैं, वो इसकी कदर करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर संविधान की शपथ लेने वाले ही संविधान की कदर नहीं करते हैं तो फिर हम किसके पास जाएंगे? आज देश में जो कुछ हो रहा है वो दुखद इसलिए है कि धीरे धीरे करके सत्ताधारी दल जो भी जहां पर है, चाहे केंद्र में चाहे राज्यों में, सत्ताधारी दल के लोग धीरे धीरे करके, जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, जो चीन के बारे में उपयोग किया जाता है, वो प्रजातंत्र की सलामी स्लाइसिंग कर रहे हैं, उसकी परतें उधेड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके उसको नंगा कर रहे हैं। जी, और मैं जी नहीं, आप कहें जी, माफ कीजिए। नहीं, और मैं कहता हूँ कि हम सब लगभग मूक दर्शक बन के इसको देख रहे हैं। हो सकता है कुछ दिन के बाद बहुत लेट हो जाए। नहीं, मैं आप जैसे, आप तो मंत्री रहे, आप जब आप शपथ लेके आपने मंत्री पद लिया, और आज की तारीख में कोई कुछ कहे, भाई आपने जब मंत्री पद लिया, आप उसकी एक तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप आम जनता के प्रति जवाबदेही आपकी बनती है, इसमें, इससे आप नहीं हट सकते हैं। और आप मंत्री बन के मंत्री पद का काम करने के बजाय अगर आप पार्टी का कर रहे हैं तो आप मंत्री पद छोड़ दीजिए। पुरानी परंपरा थी, लोग मंत्री पद से हट के संगठन में आ जाते थे, देश भर में घूमते थे, ये तो परंपरा है। तो ये क्यों गायब होती जा रही है?
ये अब मंत्री और संगठन एक ही होता जा रहा है। मंत्री और संगठन एक होता जा रहा है, मंत्री और मंत्री का आचरण चुनाव में एक होता जा रहा है। और आपने जैसा कहा, ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है। मुझे याद है, मैं राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य था, और इसी जो आज सरकारी पार्टी है, इसी पार्टी का सदस्य था। और चुनाव प्रचार के लिए अगर मुझे जाना पड़ता था तो मैं लोकसभा का टिकट नहीं लेता था, लोकसभा से अच्छा। टिकट नहीं लेता। मैं उसके लिए या तो स्वयं जेब से खर्च करता था या पार्टी से पैसे लेकर टिकट खरीद कर जाता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 20 साल पुरानी बात होगी। और दूसरी बात कि किसी मंत्री होते हुए भी किसी सरकारी वाहन का या किसी सरकारी आवास का, सर्किट हाउस, डाक बंगला, इसका उपयोग नहीं करता था, जो वर्जित है चुनाव में। इसलिए हम लोगों ने उस परंपरा को निभाने का प्रयास किया। आज नहीं कर रहे हैं लोग, किसी भी मान्यता को मानने को तैयार नहीं है। और आपने जैसा कहा जा रहा है गृह मंत्री, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री, सरकारी खर्च पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन दरअसल वो पार्टी का प्रोग्राम है। आप पार्टी के प्रोग्राम जा रहे हैं तो जाइए पार्टी के खर्चे पर। जी नहीं, आप एक्सेप्शन थे कि ये जनरल थे? मतलब आपके बाकी मंत्रिपरिषद के सदस्य भी यही प्रैक्टिस करते थे कि आप एक्सेप्शन थे कि भाई आप ही ये करते थे? हम समझते हैं कि मैं एक्सेप्शन नहीं था। उस समय लगभग सब लोग थे। अब हो सकता है कि कोई आके कहे इस आदमी ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि सामान्य तौर पर इसका पालन होता था, इस नियम का। जी जी, वैसे ये जो डेमोक्रेसी हमारी बनी उसका बहुत ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इवॉल्व किया गया, लिखा गया। कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई, लोकपालिका हुई। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कार्यपालिका में जो ये सीबीआई, ईडी, एनसीबी, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बनाया जा रहा है और उनको ठेठ पॉलिटिकल एंड के लिए यूज किया जा रहा है। इस पे मतलब कहीं डेमोक्रेसी कमजोर नहीं हो रही है अगर आप केवल और केवल इन इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल फायदे के लिए? देखिए आनंद जी, हमारे जैसे लोग बहुत दिनों से इस बात को, कई सालों से इस बात को कह रहे हैं कि प्रजातंत्र हमारा पिछले वर्षों में कमजोर इसलिए हुआ है कि जब जो प्रजातंत्र की संस्थाएं हैं उनको जानबूझकर कमजोर किया गया है। आप ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स इसकी बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज में क्या हो रहा है? एक एक करके हमारे लोकशाही के जो नॉर्म्स हैं, जो मान्यताएं हैं पार्लियामेंट से संबंधित, उनको हम खत्म कर रहे हैं। जुडिशरी से संबंधित उनको हम खत्म कर रहे हैं, मीडिया से संबंधित उनको हम खत्म कर रहे हैं। तो ये जब खत्म हो रही हैं तो उससे प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रजातंत्र केवल चुनाव से नहीं चलेगा, प्रजातंत्र चलेगा इन संस्थाओं के आधार पर। ये संस्थाएं मजबूत रहेंगी तो प्रजातंत्र मजबूत रहेगा, संस्थाएं कमजोर होंगी तो जाहिर है प्रजातंत्र भी कमजोर होगा। जी भैया, इसी से रिलेटेड एक सवाल है और वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं जब आपसे बात करता हूं तो जैसे क्लासरूम में कोई चीजें क्लियर करता जाए, डाउट्स हैं कुछ, एक साथ एक नई मुहिम चल रही है कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सब चुनाव एक साथ कर लें। लेकिन उसका एक काउंटर आर्गुमेंट यह है कि जब चुनाव अलग अलग होते हैं, राज्य में जैसे हुआ अभी एक बाई इलेक्शंस भी हुए, वो एक तरह का रेफरेंडम होता है, लोगों की जनमत होता है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपना गुस्सा कैसे निकालूं, राइट टू रिकॉल तो है नहीं। तो जब ये अलग अलग चुनाव होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो जनमत की, जनभावना की भी होती है। आपको क्या लगता है, एक चुनाव पूरे देश में होना चाहिए कि जैसा चल रहा है विधानसभा अलग, लोकसभा अलग? नहीं, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जैसे देश में, यूएसए में सब चुनाव एक साथ होते हैं। वहां पे जो सिटी की बॉडीज हैं, शहरों की बॉडीज हैं, जो हम कहें कि पंचायत जो वहां पर है,
प्लस जो स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट के गवर्नर्स हैं, सेनेट और ये हैं, उन सबका चुनाव एक दिन होता है। उस संविधान में ही लिखा हुआ है कि एक दिन होगा, लेकिन हमने अमेरिकन सिस्टम को जानबूझ के फॉलो नहीं किया। हमने जो ब्रिटिश परंपरा थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, उसको हमने अडॉप्ट किया है ना। ये कह देना बहुत आसान है कि भाई सब चुनाव एक साथ होने चाहिए, लेकिन उसके लिए संविधान में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हमारा संविधान जो है दैट इज ए गिवन, उसको अमेंड करके भी आप सब चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। मान लीजिए कि कह रहे हैं कि सब चुनाव एक साथ हो, अगर पार्लियामेंट का में सरकार चल रही है देश में और किसी स्टेट में वो नहीं चल रही है, गिर गई सरकार, तो आप इंतजार करेंगे 4 साल, 3 साल, 2 साल कि वहाँ चुनाव नहीं होगा जब तक कि पार्लियामेंट के साथ टैली नहीं करे, या केंद्र की सरकार गिर गई ड्यू डेट के करेंगे, इसके बीच में कौन सा शासन करेंगे? बेकार की बात है ये कहना मेरे ख्याल से कि एक साथ सब चुनाव होने चाहिए। जी मेरे एक दर्शक हैं, उनका एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ऑब्जर्वेशन। वो कह रहे हैं कि आई थिंक अभिनव वर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन आईएएस, आईआरएस, आईपीएस नीड टू लर्न कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी values in their training. Even if their political bosses encourage them to sell their honesty, they have to stick to their morality. मेरे ख्याल में तो पढ़ाया जाता है, ये तो कहा ही जाता है सबसे। और बहुत सारी चीजें पढ़ाने से नहीं आती है, आप कितना भी पढ़ा लीजिए, वो जब आपके अंदर वो चीज नहीं है। जी, सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार गलत चीज है, फिर भी हमारे सिस्टम में भ्रष्ट लोग है ना। जी, तो ये केवल पढ़ाने से ये नहीं होगा, ये ऐसा है जो जिसको इम्बाइब करना होगा, इसको आत्मसात करना होगा, तभी हम इसकी रक्षा कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पढ़ाने से ये नहीं होने वाला है। और पढ़ाया तो जाता ही है, आप ठीक कह रहे हैं कि आप अगर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस किसी भी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री है। बहुत लोग एमए, पीएचडी, आईआईटीज ये करके भी आजकल आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो जितना ऊंचा क्वालिफिकेशन हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, पा लिया है, और उसके बाद वो आ रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है 2 साल की, उस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो अगर सिखाने से ही सब कुछ हो जाता तो मैं मानता हूं कि हमारे देश की सिविल सर्विस से बेहतर कोई सिविल सर्विस दुनिया में नहीं होती। लेकिन अगर नहीं है तो ये सिद्ध करता है कि सिखाने से ही नहीं होगा, और भी उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जी, मैं इस पे एक छोटा सा कमेंट दिया कि अभी कासगंज में हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड एलिजिडली एक बच्चे ने सुसाइड किया। वहां के एसपी ने कहा वो 2 फीट ऊंचा नल था, वहां के एसपी ने कहा कि उस 2 फीट ऊंचे नल से उसने नाड़ा डाल के सुसाइड कर लिया। और वो एसपी साहब अमेरिका की यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियर थे। मैं कहूंगा कि मैंने अभी हाल में 84 वर्ष 84 इयर्स कंप्लीट किया अपने जीवन का, और 85th ईयर में चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप पूछिए कि मैं क्या सिनिकल हो गया हूं, मैं क्या निराश हो गया हूं, तो मैं कहूंगा कि नहीं। मेरे अंदर जो ऑप्टिमिज्म 21 साल की उम्र में था, आज भी ऑप्टिमिज्म उसी तरह का है। और एक उर्दू का शेर है, मैं बहुत अच्छी तरह उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे मित्र अरुण शौरी जो उसको बराबर कोट करते थे कि इनके पहले जो लोग सत्ता में बैठे थे उनको भी इतना ही गरूर था कि वो खुदा है। जी, तो ये जो अंग्रेजी में कहा था ना कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अब वो करप्शन वो केवल लेन देन में नहीं है। मैं मानता हूँ प्रजातंत्र में सबसे बड़ा करप्शन है ये कि डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिवैल्यू किया, उससे बढ़कर करप्शन कुछ हो नहीं सकता। तो ठीक है, लेकिन उम्मीद कहाँ है?
मेरे जैसे व्यक्ति को भी। आई मे नॉट लिव टू सी दैट डे, लेकिन उम्मीद इसलिए है कि मुझे देश की जनता के सही सोच में विश्वास है। वो एक समय ऐसा आएगा कि सारी सीमाओं को लांघकर वो ऐसा कुछ चमत्कार कर देगी जिसकी शायद आज हम आप बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए देश शाश्वत देश हमारा है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता शाश्वत है। इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं कि आज क्या हो रहा है, आज जो हो रहा है कल नहीं हो, इतना विश्वास मुझे है। जी, मैं वो शेर था, तुझसे पहले भी यहाँ तक नशी, तुझसे पहले जो यहाँ तक नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो और इस पे राहत इंदौरी ने भी बहुत लिखा है। एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है वैसा आपसे पूछ ले रहा हूं इसके साथ। आप, क्योंकि हम आपको स्टेट्समैन, डिप्लोमेट, आपने बहुत सी पारियां खेली और आपने देश को हरदम आगे रखा। जब जरूरत आई तो रिजाइन भी करने से आप पीछे नहीं चुके। वो आईएएस के लिए हम सब लोगों ने किया, नहीं हो पाया, किसी का हुआ किसी का नहीं, लेकिन आपने देश को हरदम प्रथम रखा। टीएमसी में जाने का, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोगों को, जैसे आपसे कभी रूबरू बात नहीं हुई, आप टीएमसी ज्वाइन करने का क्या कारण था? मुख्य रूप से कारण ये था, मैं आपको बताऊं कि मैंने डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता है ना, उनको मैंने एक 2-3 लाइन का मैसेज भेजा था टेलीफोन पर, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे टीएमसी ज्वाइन करने से 1 या 2 सीट पर भी फर्क पड़ेगा तो मैं टीएमसी ज्वाइन करने को तैयार हूँ। ये बात उस समय की है जब चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत जंग छिड़ी हुई थी बंगाल में जी चुनाव को लेकर, आपको याद होगा। हाँ, दिन हम भूल जाते हैं, लेकिन जंग थी, इट वाज वॉर। हाँ, एकदम लड़ाई लड़े थे जैसे हम लोग। और मैं नहीं चाहता था कि वहां बीजेपी जीते, क्योंकि मैं जानता था कि बीजेपी के जीतने का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगा कि मैं अगर थोड़ी भी मदद कर सकता हूँ टीएमसी की, तो मुझे ये करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 2019 के लोकसभा के चुनाव मैंने बिना टीएमसी ज्वाइन किए हुए टीएमसी के उम्मीदवारों के लिए, जहां उन्होंने कहा, मैं चुनाव प्रचार में गया था। लेकिन इस बार हमने सोचा कि शायद टीएमसी ज्वाइन करने से ज़्यादा असर पड़ेगा, और इसलिए मैंने ये मैसेज भेजा डेरेक ओब्रायन को और मैंने टीएमसी ज्वाइन किया। मेरी कोई उसमें पर्सनल एडवांसमेंट की, तरक्की की बात हमने कभी नहीं सोची। मैंने यही सोचा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए और उसको हराने के लिए टीएमसी का जीतना जरूरी है, इसलिए टीएमसी। जी, मैं इसलिए कहूं क्योंकि बहुत से जो मेरे दर्शक हैं, जब भी इतिहास इस देश का लिखा जाएगा तो जैसे इमरजेंसी के समय गुजरात और बिहार के आंदोलन की बात होगी, उसी तरह से शायद डेमोक्रेसी को अगर बचेगी तो उसमें बंगाल का इलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और शायद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी एक बहुत डिसाइसिव इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि वो भी देश की बहुत सी दिशाओं को तय करेगा। ये मैं इसलिए प्रश्न आपसे पैदा पूछ रहा हूं कि डेमोक्रेसी, ये विपक्ष की एकता के बारे में, क्योंकि अगर विपक्षी एकता नहीं बनी तो वो तो फिर सूट कर रही है भाजपा को उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश के जो 5 चुनाव हो रहे हैं राज्यों में, उनके रेफरेंस में बात कर रहा हूं। देखिए, ऐसा है आनंद जी कि कभी कभी हम आप सब लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो कौन विपक्षी एकता हुई? बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो कौन विपक्षी एकता हुई? जब लोग मन बना लेते हैं ना, तो वो विपक्षी एकता का इंतजार नहीं करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई चुनाव हुए हैं जिसमें नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता ज्यादा प्रबल थी सकारात्मकता से। तो अगर जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं, अगर वहां पर आपने ये तय कर लिया, लोगों ने तय कर लिया कि भाई इसको नहीं चुना, तो उसको हरा देंगे लोग, चाहे जीतने वाला कोई भी हो। तो इसलिए विपक्षी एकता हो, बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन मैं इसको अपने प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा एक डिजास्टर नहीं, आफत नहीं मानूंगा अगर विपक्षी एकता नहीं भी होती है और लोग तय करते हैं कि सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है
सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, और उसको यहाँ से वहां तक वोट देते हैं। जी, क्योंकि मैं आपकी बात को मैं भी मान रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता दूं। प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हो गई हैं और बहुत माहौल बना रही हैं, लेकिन फायदा अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी का हो रहा है। वोट की दृष्टि से जो लोग बीजेपी से अलग हट रहे हैं, तो बजाय कांग्रेस में आने के वो ऐसा लग रहा है कि वो अखिलेश को जिताने का काम कर रहे हैं, जबकि अखिलेश उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत कर रही प्रियंका गांधी, लेकिन जीत रहे हैं अखिलेश। तो जो आपने कहा कि जब माहौल बनता है तो लोगों को शायद ये लगता है कि नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माहौल बनाने में सबका योगदान होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हारने वाला है जनता उसी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद करेगी। जनता जाएगी जो जीतने वाला है उसके साथ। जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे कर लूं, क्योंकि वो मेरे मन में एक और प्रश्न था। आपने टिकट बांटे भी हैं। एक समय आप पार्लियामेंट्री पार्टी में थे, आप तय करते थे कौन उम्मीदवार होगा। तो अभी केवल ले दे के हो गया जिताऊ कैंडिडेट, मतलब वो उसका कोई पृष्ठभूमि हो, वो कहीं से आ रहा हो, लोकतंत्र का क्या जानता है क्या नहीं, लेकिन जीतने वाला है तो उसको सारी पार्टी विदाउट एक्सेप्शन, कम ज्यादा डिग्री का फर्क हो सकता है। ये भी एक खराब परंपरा नहीं आ रही, क्योंकि पार्टीज को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देखिए, आपने हमारे प्रजातंत्र का एक दुखती रग है, उसके ऊपर आपने उंगली रख दी है। जी, पार्टियों में लोकतंत्र की क्या स्थिति है? पार्टियों में उम्मीदवार चुनाव के लिए उम्मीदवार कैसे तय किए जाते हैं, ये कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं, और हर पार्टी अपने ढंग से चुनती है उम्मीदवारों को। और अक्सर पहले कांग्रेस पार्टी में भी होता था, बीजेपी में हो रहा है, सारी बातें दिल्ली में तय होंगी। अब बिहार के नरकटियागंज में कौन विधानसभा को उम्मीदवार होगा, ये दिल्ली में बैठे लोगों को क्या पता, लेकिन वो बैठेंगे वहां जजमेंट में, वहां पर 10 तरह की बातें जो उन तक पहुंच सकता है वो पहुंचाएगा, और उसके आधार पर वो फैसला हो जाता है। ये गलत परंपरा है, और इसलिए मैं बहुत दिनों से इस बात का तरफदारी करता रहा, हिमायती हूँ। हाँ, कि जो अमेरिका में सिस्टम है उसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए, कि पार्टी का कन्वेंशन हो, पार्टी जो भी लोकल लेवल है उस लोकल लेवल पर तय हो कि हम किसको चुनेंगे अपना उम्मीदवार, और उसके अनुसार वो उम्मीदवार तय हो। लेकिन ये, और आपने जो दूसरी बात कही, जीतना है, चुनाव में जीतना सर्वोपरि है। चाहे संविधान नष्ट हो जाए, परंपराएं मिट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको जीतना है। और जीतने के लिए हम लठियल है उसको, जो गुनाहगार है उसको, क्रिमिनल को, हर तरह के लोगों को हम खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो जीतने वाला है। इस पूरी व्यवस्था को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हमारा लोकतंत्र कभी भी बहुत मजबूत नहीं होगा। जी, मैं एक आखिरी प्रश्न, इसके बाद नहीं प्रश्न पूछूंगा। जो आपने बात कही, मेरे हिसाब से जो भी पार्टीज हैं, सब लोग कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र, किसी पार्टी लोकतंत्र के हल्ला करते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं नहीं, कहीं भी कोई प्रॉपरली इलेक्शन होके कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है, कोई भी वो नहीं, सब ऐसे ही भाई हाईकमान या कुछ बड़े नेताओं ने कह दिया उसी को फॉलो करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आडवाणी जी कहा करते थे कि इट्स अ पार्टी विद अ डिफरेंस। क्यों कहा करते थे? क्योंकि उनका कहना था कि लेफ्ट पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी में ही आंतरिक प्रजातंत्र है, और जैसे राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी, हर 3 महीने में उसकी बैठक है, संविधान मुताबिक होनी तय है, तो बैठक होती थी। अभी जनवरी 2019 के बाद से पहली बार नवंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। और इतने दिनों का अंतराल क्यों हुआ? क्योंकि कहते हैं कोविड था तो सरकार बंद हो गई। सरकार तो चल रही थी, उस तरफ पार्टी भी चल सकती थी। पार्टी के जितनी बॉडीज हैं उनकी मीटिंग हो सकती थी ऑनलाइन,
तो वो क्यों नहीं हुई? आफ्टर ऑल हम और आप बैठ के स्ट्रीम यार्ड पर बात कर रहे हैं ना, और बातचीत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ऐसा तो हम कर ही सकते थे, लेकिन उसके लिए जो मन में भाव चाहिए वो भाव नहीं था। ये छोड़ो, होगा होगा नहीं होगा, सब चलता है। कौन सवाल पूछने वाला कौन है? हमसे कौन सवाल पूछे? किसकी हिम्मत किसकी हिम्मत? और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे, आपके जैसे लोग सवाल कैसे पूछेंगे? जी जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ज्वाइन करने के लिए, और हम लोगों को इस एक बहुत से जो जाले होते हैं उसको आप साफ कर देते हैं। ये तो दिन भर चर्चा रहेगी, और इसका जो निष्कर्ष होगा एक बार आपसे बताऊंगा भी कि क्या रहा चर्चा का टेक अवेज जो होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने का।